pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कवर्स विद अंजलि तलवार। सो आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। जो हमने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा, उसके बैरियर्स पढ़े, राइट। अब उसी का आगे का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत सारे राइटर्स ने, ऑथर्स ने डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज दी हैं और इससे जो है बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो सारी थ्योरीज को आज की क्लास में कवर करेंगे। थ्योरीज है क्या है, किसी एक पर्सन ने थ्योरी दी, दूसरे ने उसका क्रिटिसिज्म दे दिया और नई थ्योरी दे दी, फिर तीसरे ने कोई थ्योरी दी, फोर्थ ने उसका क्रिटिसिज्म दे दिया और उसकी नई थ्योरी दे दी। तो इस टाइप से ये सारी थ्योरीज बनी हुई है। अप्रोक्स 10 to 11 थ्योरीज हैं जो आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थ्योरी, जो कि है थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। सबसे पुरानी थ्योरी है ये, ठीक है। किस पे बेस्ड है? गोल्ड पे बेस्ड है। ये क्या कहता है? कहता है इंटरनेशनल बिजनेस सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसके गोल्ड सबसे ज्यादा होगा। समझ रहे हो कि वेल्थ किसके इक्वल है? कहता जितना एक कंट्री के पास गोल्ड है उसकी उतनी ही वेल्थ है, ठीक है। तो ये किस पे ध्यान देता है? सिर्फ अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाओ जितने हो सकते हैं, ठीक है। वो चीज ये कहता है कौन? मर्केंटिलिज्म। तो ये है क्या है? इसको कॉल्बर्टिज्म थ्योरी भी कहते हैं। कि किसने दी थी? ये दी थी जीन वेबस्टाइल कॉल्बर्ट ने। ये ध्यान रखना, इसको ऐसे याद रखना, मर्केंटिलिज्म कॉल्बर्टिज्म। मैंने भी इसको ऐसे याद रखा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा किसने दी थी मर्केंटिलिज्म और किस पे बेस्ड है? गोल्ड पे। सो कॉल्बर्टिज्म थ्योरी गिवन बाय फ्रेंच कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस। किसने दी है? फ्रेंच कंट्रोलर जनरल ऑफ फाइनेंस। कौन? जीन बैप्टिस्ट कॉल्बर्ट ने, ठीक है। वैसे में इसका कॉल्बर्ट है, इसको इसीलिए कॉल्बर्टिज्म थ्योरी भी कहते हैं। और इसका क्रक्स क्या है? थ्योरी कहती क्या है कि दिस थ्योरी मेजर्स द वेल्थ ऑफ अ नेशन। दिस थ्योरी मेजर्स द वेल्थ ऑफ अ नेशन बाय द साइज ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। मेन क्या है यहाँ पे? गोल्ड। कि एक नेशन का जो वेल्थ है उसकी जो मेजरमेंट होगी वो किससे होगी? विच साइज ऑफ एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। कि जितना गोल्ड है किसी कंट्री के पास उतनी ही उसकी क्या है? वेल्थ है। इजी। तो ये कौन कहता है? कॉल्बर्टिज्म। मेन एम क्या है इस थ्योरी का? कि एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं और इंपोर्ट्स कम करने हैं। इसका मेन एम क्या है? इसने किसी की टेंशन नहीं लेनी, इसने सिर्फ अपना पर्सनल मोटिव देखना है कि मुझे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। सामने वाले के तो इंपोर्ट होंगे ना, तो अगर सामने वाले के इंपोर्ट होंगे, हमारे एक्सपोर्ट्स होंगे, तो उसका तो लॉस हो जाएगा। तो इसने सिर्फ अपने पर ध्यान देने की बात की है कि एनकरेज करो अपने एक्सपोर्ट्स को और डिस्करेज करो इंपोर्ट्स को। और इसका क्रिटिसिज्म क्या है? जीरो सम गेम थ्योरी। ये आपकी बन गई दूसरी थ्योरी। इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जीरो सम गेम थ्योरी। जीरो सम गेम थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी सिंपली सेज दैट कि एक कंट्री प्रॉफिट अर्न करेगी थ्रू एक्सपोर्ट। एक कंट्री एक्सपोर्ट करे तो उससे उसका प्रॉफिट हो रहा है, और एक कंट्री लूज करेगी थ्रू इंपोर्ट। तो यही क्या कहते हैं? जीरो सम गेम थ्योरी कहती है। बस यही इसका क्रक्स है। और ये किसका डिमेरिट या क्रिटिसिज्म है? थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म का। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। मेन क्रक्स क्या है कि एक्सपोर्ट बढ़ाओ और इंपोर्ट अपने कम करो, राइट। तो इसमें क्या है? एक तो एक्सपोर्ट करेगा जो विन होगा वो कंट्री, और एक इंपोर्ट करेगी जो क्या होगी? लूज होगी, है ना। तो यहाँ पे आई विन यू लूज, आई लूज यू विन। और जो इनका ओवरलैपिंग एरिया है इसमें क्या है? दोनों आपस में एक्सपोर्ट करें, बायलैटरल ट्रेड, ठीक है। तो ये इसकी क्या है? क्रिटिसिज्म। बस ये आपको इतना ही सिंपल सा ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म किसने दी है? कॉल्बर्टिज्म थ्योरी है। इसने जो है वेल्थ ऑफ अ नेशन को किससे डिफाइन किया? गोल्ड से डिफाइन किया है। और इसने किसकी बात की है? मेन एम क्या है कि हर कंट्री अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने पर सोचेगी और इंपोर्ट्स को कम करने की सोचेगी, राइट, ठीक है। इसने अपने पर ध्यान देने की बात की, इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म क्या है? जीरो सम गेम थ्योरी। कि इसमें क्या होगा? एक का फायदा एक का नुकसान होगा ही होगा, ठीक है। वो चीज आ जाएगी। और इसमें एक और क्रिटिसिज्म क्या है? वेल्थ इज इक्वल टू गोल्ड। इसने वेल्थ को किसकी इक्वल रखा? सिर्फ गोल्ड की इक्वल रखा, बाकी सारे फैक्टर्स इसने इग्नोर कर दिए। इजी। ये आपकी दो थ्योरीज इन द सेंस। ये भी कई बार अलग से डायरेक्ट आ जाती है, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है। तो ये आपकी दो थ्योरीज कंप्लीट है। इसको राइट डाउन करो। नेक्स्ट करते हैं। So our next theory is theory of absolute advantage. Absolute advantage theory किसने दी है? Absolute advantage दी है एडम स्मिथ। ए से absolute advantage, ए से ही एडम स्मिथ, ये याद रखना, ठीक है। In 1776 in his book An Inquiry into the Nature and Causes of Wealth, ये ना डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, बुक किसने दी है, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी है एब्सोल्यूट एडवांटेज अपनी बुक में 1776 में, बुक का नाम क्या है? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, राइट। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज कहता क्या है? कहता है एब्सोल्यूट एडवांटेज कहता है एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली देन एनी अदर कंट्री। कि एक कंट्री
जो है बाकी कंट्री से कुछ गुड्स बहुत सस्ते बनाती है, समझ रहे हो, बहुत जो चीज हम सस्ती बनाएंगे वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, और जो दूसरी गुड्स मतलब जो हम महंगी बना रहे हैं वो हम इंपोर्ट करेंगे। ये कहता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। कौन? एडम स्मिथ। फॉर एग्जांपल देख लो, दो कंट्रीज है, कंट्री ए कंट्री बी। कंट्री ए में राइस तो बन रहे हैं 30 पर केजी की कॉस्ट के हिसाब से, और व्हीट बन रहे हैं 60 पर केजी। और यहीं अगर मैं बी की बात करूं तो राइस बनते हैं 60 पर केजी और व्हीट बनती है 40 पर केजी। तो मुझे एक बात बताओ, राइस में दोनों सस्ता कौन है? कंट्री ए। तो कंट्री ए क्या करेगी, अपनी जो चीज वो कॉस्ट इफेक्टिवली बना रही है उस चीज को वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। और दूसरी चीज जो दूसरे देश में सस्ती है, यहाँ पे बी में क्या सस्ता है, व्हीट, तो ये इसको क्या करेगा, एक्सपोर्ट, और कंट्री ए क्या करेगी, इसको इंपोर्ट करेगी। ये बात समझ आई? तो इसने क्या कहा, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ, अपनी बुक में जो उन्होंने दी है, उन्होंने बताया कि एक कंट्री जो चीज बाकी कंट्री से सस्ता बना सकती है उस पे उसका क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है कि वो बाकी कंट्री से सस्ती बना सकती है वो चीज, उसको वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी, और दूसरी चीज को वो क्या कर लेगी, जो महंगी बन रही है उसको वो इंपोर्ट कर लेगी। यहाँ तक समझ आया? और इसके assumptions क्या है, टू कंट्रीज, दो कंट्री की हमने बात की, दो गुड्स होंगे, दो गुड्स की बात की, और फ्री ट्रेड होगा। फ्री ट्रेड कैसे, जो हम लेजर्स फेयर पढ़ते हैं ना लीडरशिप में, वो ही है। लेजर्स फेयर मतलब कोई लीडर नहीं होता, ये पढ़ा ना, ऐसे यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। तो लेजर्स फेयर बाय एडम स्मिथ, दिया भी एडम स्मिथ ने था एक वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, लेट मेक फ्रीली। यहाँ तक समझ आया? और इसकी क्रिटिसिज्म है कंपेरेटिव एडवांटेज, जो कि अपनी नेक्स्ट थ्योरी है। इजी, सो ये पूरी समझ आई। एब्सोल्यूट एडवांटेज गिवन बाय एडम स्मिथ इन 1776 इनटू हिज बुक, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड मोर एफिशिएंटली एंड कॉस्ट इफेक्टिवली। तो वो क्या है, हमारी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब यहाँ पे आ गई कंपेरेटिव एडवांटेज। देखो ये ध्यान रखना, एब्सोल्यूट एडवांटेज आ जाए तो एडम स्मिथ, कंपेरेटिव एडवांटेज आ जाए तो डेविड रिकार्डो, ठीक है। ऐसा रिकॉर्ड बनाओ जिसका कोई कंपैरिजन ना हो, इससे याद रखना इसको, डेविड रिकार्डो, ऐसा रिकॉर्ड जिसका कोई कंपैरिजन ना हो। तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज किसने दी है, डेविड रिकार्डो, 1817 में। कब दी, 1817, अपनी बुक में जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन, क्या बुक का नाम क्या है उसकी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन। इसने क्या कहा, इसने कहा कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने ये कहा कि जिस चीज को हम अपनी कंट्री में सस्ता बना रहे हैं उसको एक्सपोर्ट करो। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसमें हर चीज महंगी बन रही है तो वो तो एक्सपोर्ट ही नहीं करेगी। कोई जो ऐसी कंट्री है, मतलब लगा लो उसके पास कोई ना कोई रीजन से रिसोर्सेज नहीं है ना, तो हर चीज महंगी बन रही है, तो क्या वो एक्सपोर्ट ही नहीं करेगी, करेगी ना। वो क्या करेगी, अपनी चीजों को कंपेयर करेगी। जो चीजें सबसे सस्ती बन रही है, चाहे वो बाकी देशों में हो सकता है उससे भी सस्ती बन रही हो, अपने देश में जो सस्ता बन रहा है उसको क्या करेगी, वो एक्सपोर्ट करेगी। तो इसमें क्या किया हमने, देखो इसमें भी कंट्री ए है, कंट्री बी है। यहाँ पे व्हीट बन रहा है 50 पर केजी के हिसाब से, और यहाँ बन रहा है 40 पर केजी। यहाँ पे राइस 70 पर केजी और राइस 40। अब एक चीज ध्यान दो कि कंट्री बी में दोनों ही चीजें सस्ती बन रही है, तो क्या अब कंट्री ए सिर्फ इंपोर्ट करेगी अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट एडवांटेज, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी कंट्री अगर सिर्फ इंपोर्ट करती जाएगी तो वो तो बहुत डाउनफॉल चला जाएगा, समझ रहे हो। तो एक्सपोर्ट भी करना जरूरी है। तो कंट्री ए अपनी ही रिसोर्सेज को कंपेयर करेगी, अपनी चीजों को कंपेयर करेगी, जो उसका सस्ता है, लाइक 50 रुपीज व्हीट सस्ता बन रहा है तो उसको वो एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है, और जो महंगा है उसको वो क्या करेगी, इंपोर्ट करेगी, मतलब बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव एडवांटेज चेक करेंगे कि अगर किसी कंट्री की, जरूरी नहीं हर कंट्री के एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, किसी कंपनी के एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है किसी चीज में, तो वो कंपेरेटिव एडवांटेज का फायदा उठाएगा, गिवन बाय डेविड रिकार्डो। तो इसमें हम क्या देखेंगे, चेक रिलेटिवली बेटर, कि हमारे कंट्री में बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर ऑप्शन क्या है। यहाँ तक समझ आया? तो दोनों समझ आए। एब्सोल्यूट एडवांटेज का क्रिटिसिज्म ही क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज। इजी, ये किसने दिया, एडम स्मिथ ने, कंपैरेटिव रिकार्डो ने, कंपेयर रिकार्डो, बस ये ध्यान रखना। इसकी बुक कौन सी है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ, और इनकी बुक कौन सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स एंड टैक्सेशन। इन्होंने बात की एब्सोल्यूट एडवांटेज की, कि जो चीज हम सस्ती बना रहे हैं वो ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, लेकिन इसने उन कंट्रीज की बात की जो कुछ भी सस्ता नहीं बना रही, हो सकता है वो महंगा बना रही है, तो वो अपनी उन चीजों को कंपेयर करके जो सस्ता बनाएगी उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम चेक करेंगे रिलेटिवली बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या है। इजी, दोनों समझ आई? इसको लिखो, फिर नेक्स्ट करते हैं। सो नेक्स्ट थ्योरी इज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। देखो इसमें क्या है, ये किसने दी थी, हेक्सचर ओलिन थ्योरी भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये किसने दिया, एलिन हेक्सचर और बर्थे ओलिन, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज एंडोमेंट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि फैक्टर एंडोमेंट पे बेस्ड है। ये थ्योरी क्या कहती है, देखो इसमें का दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, लेबर और कैपिटल फैक्टर्स, लाइक मशीनरी वगैरह, समझ रहे हो, है ना। दो तरह की हमारे पास क्या होते हैं, गुड्स होती है,
ठीक है, एक तो लेबर हो गए, एक हमारे पास कैपिटल फैक्टर्स मशीनरी वगैरह ज्यादा हो गए, ठीक है। तो कहता है जिस कंट्री के पास कैपिटल फैक्टर्स ज्यादा हैं वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ज्यादा बनाएगी लाइक मशीन एंड और वो उसको एक्सपोर्ट करेगी, और जिस कंट्री के पास लेबर इंटेंसिव मतलब लेबर फैक्टर ज्यादा है तो वो लेबर इंटेंसिव गुड्स बनाएगी, राइट, और वो उसको क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए। तो आल्सो नोन एज एंडोमेंट थ्योरी और हेक्स्टेरोनियन थ्योरी, दिस थ्योरी सेज दैट इंटरनेशनल ट्रेड अराइज होता है बिकॉज ऑफ फैक्टर एंडोमेंट, कि किसी के पास एक चीज ज्यादा है और एक कम है, ठीक है। जैसे दो फैक्टर्स हैं कैपिटल एंड लेबर, तो किसी कंट्री के पास कैपिटल इंटेंसिव गुड्स ज्यादा है और किसी के पास लेबर ज्यादा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही इंटरनेशनल ट्रेड होता है। फॉर एग्जांपल कहता है जैसे यूएसए है, उसके पास मोर कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है तो वो एक्सपोर्ट करेगा मशीनरी इंडिया में, और इंडिया में लेबर प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो वो एक्सपोर्ट करेगा लेबर प्रोडक्ट्स, जो कि यूएसए क्या कर लेगा, इंपोर्ट कर लेगा। इजी समझ आया। तो ये क्या कहती है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। इसको याद कैसे रखना है, 2 पर्सन एक्सटेरोनली 2 फैक्टर लेबर कैपिटल, ठीक है, इससे आप क्या इसको याद रख सकते हो। लेकिन हाँ, इसका क्रिटिसिज्म इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसका क्रिटिसिज्म है लियोन्टिफ पैराडॉक्स। लियोन्टिफ पैराडॉक्स क्या है, लियोन्टिफ पैराडॉक्स थ्योरी नहीं है, पहली बात ये समझो, ये इसका क्रिटिसिज्म है। किसने दिया, वेस्ली लियोन्टिफ ने, जो कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नोबेल प्राइज जीता था वेस्ली लियोन्टिफ ने 1973 में। उसने रिसर्च की थी इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप भी नोट डाउन कर लेना, एक दो बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आ गया तो आपका बन जाएगा, ठीक है। तो लियोन्टिफ पैराडॉक्स, इसमें वेस्ली लियोन्टिफ ने किया क्या था, इन्होंने टेस्ट किया था इस थ्योरी को 1951 में भी और 1956 में भी, और उनको ये मिला कि ये थ्योरी का तो अपोजिट हो रहा है, कि जो यूएसए है उसने तो एक्सपोर्ट कर दी थी मशीनरी कैपिटल इंटेंसिव, लेकिन यूएसए लेबर इंटेंसिव गुड्स ज्यादा बना रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है, समझ लो। तो उसको इसीलिए इसका उल्टा सिस्टम मिला, इसीलिए इसकी क्या है, क्रिटिसिज्म। सो टेस्ट द अबव थ्योरी 1951 एंड फाइंड्स दैट यूएसए हैव कैपिटल फैक्टर मोर बट मेक लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। और उन्होंने फिर 1956 में दोबारा से टेस्ट किया और यही सिचुएशन चल रही थी कि ये थ्योरी फॉलो हो ही नहीं रही, समझे। तो ये क्या है, फैक्टर प्रोपोर्शनल थ्योरी। 2 फैक्टर की बात की, 2 पर्सन है हेक्स्टीन ओहलिन ने, लेकिन इसका जो वो है क्रिटिसिज्म वो है लियोन्टिफ पैराडॉक्स। इजी समझ आया, बहुत इजी है वैसे ये, बट डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। लिखो फटाफट। सो नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किसने दिया, वर्नन रेमंड ने, याद रखना, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, लाइफ साइकिल हो तो वर्नन रेमंड जैसा, ठीक है। इस लाइन से आप इसको याद कर लेना, मतलब एक छोटी छोटी ट्रिक है जिससे आप इनके नाम को अच्छे से याद रख सकते हो कि आपको ज्यादा मतलब रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वर्नन रेमंड ने किस काम में दिया, इन्होंने एक वर्क दिया इंटरनेशनल इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेडिंग पीएलसी, उसमें इन्होंने ये थ्योरी दी जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही कोई पर्सन कोई भी कंट्री में इनोवेशन होगी तो उस इनोवेशन से क्या होगा, एक्सपोर्ट करेंगे वो उस चीज को, पैसा कमाएंगे। अब वो इनोवेशन कॉमन होती जाएगी तो बाकी कंट्रीज भी उसको डेवलप करना शुरू कर देंगे, और कॉम्पिटिटर्स ज्यादा होने की वजह से जो एक्सपोर्टर है वो उस चीज को बनाना बंद कर देगा और इम्पोर्ट ही करना शुरू कर देगा। तो ये बात किसने कही, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थ्योरी में वर्नन रेमंड ने। slowly shift the pattern of market and location of product and exporter becomes importer, ये इसका मेन है क्रक्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज न्यू फैक्टर प्रोडक्शन थ्योरी। न्यू मतलब न्यू फैक्टर, अभी तक हम 2 ही फैक्टर पढ़ रहे थे, लेबर एंड कैपिटल। कहता लेबर कैपिटल के साथ साथ क्वालिटी भी जरूरी है। क्वालिटी किस टर्म में होनी चाहिए, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एचआर, स्किल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो न्यू फैक्टर, न्यू एक फैक्टर क्या है, क्वालिटी, ठीक है। इसको सो नेक्स्ट वन इज कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, कंट्री सिमिलैरिटी। कहता है जिस कंट्री में कॉस्ट सेम आ रही है किसी चीज को प्रोड्यूस करने की, वो ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में जो है इंक्लूड होती है। देखो किसने दी, स्टेफन बी लिंडर, सिमिलैरिटी एस से स्टेफन, ठीक है। स्टेफन बी लिंडर ने दी। प्रोडक्ट आर ऑफ 2 टाइप्स, कहता 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, राइट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट में कॉस्ट वर डिटरमाइंड, प्रोडक्ट कॉस्ट वर डिटरमाइंड बाय द सिमिलैरिटी इन प्रोडक्ट डिमांड, की डिमांड की कितनी सिमिलैरिटी है, जितनी डिमांड में सिमिलैरिटी है उतना ज्यादा ट्रेड होगा। समझिए आप इस बात को, बस कुछ नहीं है। स्टेफन बी लिंडर ने इतना सा पॉइंट दिया है कि 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, प्राइमरी और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में कहता है अगर सिमिलरिटी है प्रोडक्ट की डिमांड में तो ज्यादा ट्रेड होगा 2 कंट्रीज के बीच में। इजी। नेक्स्ट वन इज न्यू ट्रेड थ्योरी। देखो न्यू ट्रेड थ्योरी किसने दी, पॉल क्रूगमैन ने। किसने दी, पॉल क्रूगमैन ने। थ्योरी किस पे बेस्ड है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होती है, 2 तरह की इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमने पढ़ी है, हमारे मास्टर्स में भी पढ़ी है हमने, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड एक्सटर्नल।
इंटरनल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल किस पे डिपेंड होती है? हमारे बिजनेस के साइज पे। जितना फर्म का साइज ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, उतना ज्यादा हमें इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का फायदा होगा, है ना। और एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल किस पे डिपेंड होती है? इंडस्ट्री के साइज पे। जितना इंडस्ट्री बड़ी है उतना ज्यादा हमें क्या होगा? फायदा होगा। देखो, तो मोर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, कॉस्ट कम आएगी जिससे हम प्राइस कम रख सकते हैं और ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये कौन कहता है? न्यू ट्रेड थ्योरी। किसने दी? पॉल क्रूगमैन ने। किस पे बेस्ड है? इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। बस आपको ये मोटी मोटी सी बातें याद रखनी है, इससे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। इसी समझ आया? तो दो थ्योरी से है, कंट्री सिमिलरिटी थ्योरी जिसमें स्टेफन बी लिंडर ने सिमिलरिटी इन प्रोडक्ट डिमांड की बात की है, और न्यू ट्रेड थ्योरी जिसमें पॉल क्रूगमैन ने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल की बात की है। दो तरह की इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बताएंगे इसके। इजी, ठीक है। एक लास्ट थ्योरी रहेगी, उसको कंप्लीट करते हैं। इसको राइट डाउन कर लो। तो आज की हमारी लास्ट थ्योरी है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। देखो, अभी तक हमने जो है एडवांटेज की 3 थ्योरी पढ़ी है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, ठीक है, जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी जिसमें हमने एडम स्मिथ पढ़ा, राइट, वो एडम स्मिथ वाली पढ़ी थी हमने। सेकंड हमने पढ़ी कंपैरेटिव एडवांटेज, जो डेविड रिकार्डो की थी, वो रिकॉर्ड और कंपेयर हमने किया था। और एक है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसकी है? माइकल पोर्टर की। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी हमने 2-3 दिन पहले रिसेंटली माइकल पोर्टर का एक और टॉपिक किया था, वो कौन सा था? फटाफट याद करो। इंटरनल इन्वायरमेंट में हमने पोर्टर की वैल्यू चेक की थी ना, जिसमें हमने 9 एक्टिविटीज में बांटा था, 5 प्राइमरी 4 सेकेंडरी, तो वही पोर्टर है ये, ठीक है। तो माइकल पोर्टर ने एक क्या दी है? इंटरनेशनल थ्योरी भी दी है, जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, जो उसने अपनी बुक में दी, जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। बुक का नाम क्या है? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। इसको हम डायमंड मॉडल भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि कौन सी थ्योरी डायमंड मॉडल है, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को बोलते हैं। माइकल पोर्टर ने कहा क्या कहा? उन्होंने ना ये कहा कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है या इंटरनेशनल बिजनेस है, वो टोटल 6 फैक्टर्स पर बेस्ड है। कौन कौन से हैं वो 6 फैक्टर्स? हमारे फैक्टर या इनपुट की कंडीशन क्या है, डिमांड की क्या कंडीशन है, किस कंट्री में डिमांड कितनी है, रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज कितनी है, और फर्म की क्या स्ट्रेटेजी है, फर्म का स्ट्रक्चर कैसा है, फर्म की लायबिलिटी कैसी है। ये 4 तो है मेन फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। और 2 इन्होंने ऐसे बताए जो टेम्परेरी फैक्टर है, गवर्नमेंट की पॉलिसी और रोल ऑफ चांस, कि बाय चांस में कुछ रोल, मतलब कुछ भी हो जाता है ना, प्रोबेबिलिटी हमें रखते हैं अनसर्टेनिटी की, वो। तो इन्होंने टोटल 6 फैक्टर्स दिए, जिसमें से पहले 4 फैक्टर्स तो है मेन फैक्टर्स। कौन कौन से? फैक्टर या इनपुट की कंडीशन, डिमांड की कंडीशन, रिलेटेड एंड सपोर्टेड इंडस्ट्रीज और फर्म की स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर आदि। और जो लास्ट के 2 गवर्नमेंट पॉलिसी और रोल ऑफ चांस, ये इन्होंने दिया टेम्परेरी या ओकेजनली हैम्पर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है? डायमंड मॉडल। किसने दिया? माइकल पोर्टर, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्योरी, जिसमें इन्होंने 6 फैक्टर्स बताए कि इंटरनेशनल ट्रेड में ये 6 फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं। इजी, ये थी आपकी 11 की 11 थ्योरीज इंटरनेशनल बिजनेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको कवर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.